तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने विदेश नीति में एक के बाद एक बड़े फैसले किए। G7 शिखर सम्मेलन से लेकर रूस, यूक्रेन और सिंगापुर जैसे अहम देशों तक की यात्राएं, पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बनाकर पेश किया। आइए पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के सबसे बड़े विदेशी दौरे और कूटनीतिक उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। G7 शिखर सम्मेलन सबसे पहले लिस्ट में आता है, जो कि इटली में हुआ। जून 2024 में तीसरी बार पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और उनकी पहली विदेश यात्रा इटली के G7 शिखर सम्मेलन की रही। यह मंच दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों का मंच है और भारत को विशेष आमंत्रित देश के तौर पर यहां शामिल किया जाता है। 5वीं बार इस मंच पर भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो करते हुए पीएम मोदी ने वैश्विक मुद्दों पर भारत का नजरिया बेबाकी से रखा। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूके के तत्कालीन पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित दुनिया के कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी की। इनके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डे सिल्वा से भी उनकी बातचीत हुई। इन मुलाकातों से एक बात साफ हो गई, भारत अब किसी एक देश के दबाव में नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। और इसके बाद आया रूस का दौरा। जुलाई में पीएम मोदी का रूस का दौरा सबसे चर्चा में रहा। जहां एक तरफ नेटो देशों की बैठक चल रही थी अमेरिका में, वहीं दूसरी तरफ मोदी ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पश्चिम के कई देशों ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति हो या रक्षा सहयोग, भारत ने साफ संदेश दिया कि उसकी विदेश नीति किसी और के इशारों पर नहीं चलती। इस यात्रा में मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल से भी नवाजा गया। लेकिन इस दौरे पर जो सबसे बड़ा संदेश दिया गया वो था शांति की पहल का संदेश। पीएम मोदी ने साफ कहा कि युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलता और ये उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने कहा। और इसके बाद रूस से पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए, लेकिन असल तुरुप का जो पत्ता है उनका यूक्रेन का दौरा साबित हुआ। यूक्रेन का दौरा जो है वो अपने आप में एक सरप्राइज वाला कदम था। जब रूस के साथ करीबी रिश्तों की वजह से कई देशों ने सवाल उठाए, उसी वक्त पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा कर कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक खेला। पीएम मोदी के इस दौरे से साफ हो गया कि भारत किसी एक खेमे में नहीं है और वो अपनी नीति लेकर खुद आगे चल रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जो कि रूस यात्रा के लिए पीएम मोदी की आलोचना तक कर चुके थे, अपने घर में पीएम मोदी को पाकर एक नई उम्मीद से भरे नजर आए। हालांकि यूक्रेन 2.5 साल से युद्ध का खामियाजा भुगत रहा है और इस बात का दबाव राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयानों पर साफ नजर आता है, लेकिन शांति की दरकार उन्हें भी है और उस दिशा में भारत की पहल को वे काफी तरजीह दे रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मोदी का स्वागत किया और भारत की शांति की पहल को सराहा। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि भारत चीन या किसी दूसरे देश की तरह कोई अपना पहले से तयशुदा फॉर्मूला लेकर या उसे बनाकर यूक्रेन और रूस को बातचीत की टेबल पर खींचने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि दोनों देशों से बातचीत के जरिए या युद्ध में और भी कोई अगर पार्टी है जैसे अमेरिका, उसको भी सूचित करता है, उसको भी बताता है कि क्या कुछ चल रहा है, तो बातचीत के जरिए किसी फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत की इस पहल को यूक्रेन और रूस दोनों से प्रभावित हुए हैं और ये पिछले 100 दिनों के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि है। इंतजार नतीजे पर है, उसमें हो सकता है कि वक्त लगे। पोलैंड और यूरोप के साथ जो संबंध है वो भी एक खासा अहमियत वाला संबंध है। इस यात्रा से पहले, यूक्रेन की यात्रा से पहले पीएम मोदी ने पोलैंड का दौरा किया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 45 साल में पोलैंड का पहला दौरा था। इससे दोनों देशों के रिश्ते को एक नई मजबूती मिली और यूरोप में भारत की स्थिति जो है इससे और मजबूत होगी, इस बात की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है।
सिंगापुर और ब्रुनेई की जो यात्रा उसके बाद आती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, इससे नया बल मिला। पीएम मोदी ने हाल ही में सिंगापुर और ब्रुनेई का जो दौरा किया है और वहाँ जिस तरीके से उन्होंने दोनों संबंधों को आगे बढ़ाया है वो काबिल गौर है। भारत का सबसे बड़ा हिस्सेदार जो विदेशी निवेश में है वो सिंगापुर है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी अहम सहयोगी देश है। पीएम लॉरेंस वोंग के साथ उनकी बातचीत में ये बात प्रमुखता से उभरकर सामने आई। ब्रुनेई एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसके साथ भारत के राजनयिक रिश्तों के 40 साल पूरे हुए हैं और यहाँ पीएम मोदी का दौरा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय दौरा रहा। सिंगापुर हो या ब्रुनेई, इन दौरों के जरिए मौजूदा सरकार ने अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती से आगे बढ़ाने का जो संदेश है वो दिया है और एक अहमियत जो इन देशों को है वो देता नजर आया है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जो मिसाल है वो भी पेश की है भारत ने। बांग्लादेश और मालदीव, पीएम ने जब तीसरी बार शपथ ली तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव और सेशल्स के राष्ट्र प्रमुखों को न्योता दिया। ये न्योता देकर नेबरहुड फर्स्ट नीति को अहमियत देते हुए वे दिखे। पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों की बात करें तो बांग्लादेश में राजनीतिक उपद्रव और भारी हिंसा और हिंदुओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसके बीच भी भारत ने अपने इस पड़ोसी देश का हाथ जो है नहीं छोड़ा है। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इस संबंध को बनाए रखने और आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सतत कोशिशों के जरिए वहाँ की जो नई व्यवस्था है उसे ये समझाने की कोशिश हो रही है कि भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी और ताकत के हाथों में खेलने से बेहतर है कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ें। मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज़ू, जिन्हें चीन के करीब माना जाता है, अब भारत के करीब आते दिख रहे हैं। मुइज़ू का ये एहसास जो है वो मजबूत होता जा रहा है कि भारत न सिर्फ भौगोलिक तौर पर मालदीव के नज़दीक है बल्कि बड़े भाई के तौर पर हमेशा और सबसे पहले मदद का हाथ जो है वो बढ़ाए खड़ा रहता है। और पीछे हमने देखा भी है, चाहे पानी की ज़रूरत हो या किसी भी तरह की परियोजनाओं में भी तेज़ी वहाँ पर जो है वो लाई गई है। तो एक संदेश मालदीव को भी दिया गया है और तमाम पड़ोसी देशों को भी। तो ये थी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की कूटनीतिक कामयाबियाँ, चाहे वो G7 हो या रूस हो, यूक्रेन का दौरा हो। हर यात्रा में भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी है और दुनिया के देशों को यह जता दिया है कि भारत की विदेश नीति न तो किसी के दबाव में है और न ही किसी का मोहताज है। ये 100 दिनों की सिर्फ शुरुआत है। अगले कुछ सालों में उम्मीद ये की जा रही है कि दुनिया में भारत की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी और इस दिशा में भारत की कोशिश जो है लगातार चलती रहेगी। अहम बात यह भी है कि ये जो पिछले 10 साल की जो नीति रही है, ये जो 100 दिन है उसी का एक विस्तारित पटल के तौर पे देख सकते हैं। और इस मौजूदा सरकार से उम्मीद यही की जा रही है कि इन नीतियों पर वो आगे चलती रहेगी और मजबूती से भारत की आवाज़ जो है दुनिया में उठाती रहेगी।